बहुत जल्द आयज़ा को नाया की बद्दुआएं लगने वाली है। जिस तरीके से उसने अपने बहन के घर को उजाड़ा है और उसके हंसते बसते घर को उजाड़ कर उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि आखिर उसकी बहन के साथ ये सब कुछ क्या हो गया, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट ले रही है और समझ चुकी है कि नहीं भाई, उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल बेफजूल है। आप देखेंगे कि जैसे ही देखती है इस लड़की और कहती है कि आखिर ये औरत इधर क्या कर रही है। अरे भाई, शेयान के गेम की समझ नहीं आई। कभी वो नाया को बर्बाद करना चाहता था और अब जाकर पता चला वो इशल के पीछे पड़ चुका है और कहता है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा। बहरहाल जी, आप देखिएगा कि अनाया अब बहुत ज़्यादा मोहतात हो चुकी है और साफ साफ कह देती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन अब अगर कोई इशल भाभी के दरमियान आने की कोशिश करेगा तो मैं कतई उसको माफ़ नहीं करूँगी। मेरा घर तो बर्बाद हुआ सो हुआ, लेकिन किसी और का घर मैं नहीं बर्बाद होने दूँगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा टेंशन उभर चुकी है। आयज़ा खुद बड़ी परेशान है कि आखिर कैसे आशिर और इशल के रिश्ते को लैदा किया जाए और इन सब को कैसे ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये काम मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ये काम ना किया तो उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ असद काफ़ी पूछताछ करने लग जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर मैं आप लोगों से सब कुछ क्यों छुपाने लगी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहीं न कहीं अंदाज़ा तो हो ही रहा है कि दाल में वाक़ई में कुछ काला है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। बहरहाल असद काफ़ी परेशान हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अनाया असद को कॉल करती और कहती है कि असद भाई, आप तो बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे हैं। आखिर आप मेरी बात को रद्द कैसे कर सकते हैं? आपको मेरी बात का यकीन करना होगा कि मैंने इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं किया है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मौका दिया जाए। हाँ, मैं जानती हूँ कि यहाँ मेरी गलती थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की आयज़ा भाभी को, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जिस पर वो साफ-साफ कहता है कि देखो, फिर से तुम एक और झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पर जब तुम आयज़ा के बारे में इस किस्म के झूठ बोलती हो तो ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तो मैं इन सब बातों पे यकीन करके अपने आप को यानी कि हल्कान नहीं कर सकता, और ना ही मैं आयज़ा पे शक कर सकता हूँ। लेकिन आयज़ा ऐसी चालाक खातून है, लेकिन इशल को अंदाज़ा हो चुका है, अंदाज़ा नहीं बल्कि यकीन हो चुका है कि को जो गेम ये औरत चलाना चाह रही है ना, उसको वो भी समझ आ गई है, क्योंकि वो जान चुकी है कि इसकी गेम को ख़राब करना ही अब उसका मकसद बाकी रह गया है। क्योंकि उसने जो कुछ किया है बहुत ही गलत तरीके से किया है, हर चीज़ को हथियाने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि आयज़ा जिस कदर परेशान रहती है, काफ़ी ज़्यादा इशल भी इसको देख देख के हैरान है कि आखिर ये औरत परेशान कैसे हो सकती है। बात बे बात कोई ऐसी बात आशिर के दिमाग में गूंजने लग जाती है, और सब कुछ किया दरा पीछे किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ इसी लड़की का, क्योंकि ये किसी को राजी बाजी नहीं रख सकती, बल्कि हमेशा हर एक को परेशान करना ही इसका शेवा बन चुका है। और इसके दिमाग में यही बैठ चुका है कि कैसे किसी को परेशान किया जाए और लोगों की ज़िंदगियों को किस तरीके से जीर्ण किया जाए। इसके अलावा इस लड़की का और कोई मकसद बाकी नहीं रह गया। उसकी माँ उससे तंग आ चुकी है और उसको कहती है कि बेटा, खुदा का वास्ता है अपने आप को बदल डालो, वरना ज़िंदगी तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही, और तुम्हें इन बातों को अब समझना होगा। ये सारी चीज़ें अंदाज़ा लगाने से नहीं बल्कि करने से होंगी। देखो, तुम इन बातों को समझ जाओ, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा बेफजूल सी हो चुकी हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे तुम इन सब बातों को कंट्रोल करके हर चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करती हो। बहुत जल्द आयज़ा को नाया की बद्दुआएं लगने वाली है। जिस तरीके से उसने अपने बहन के घर को उजाड़ा है और उसके हंसते बसते घर को उजाड़ कर उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि आखिर उसकी बहन के साथ ये सब कुछ क्या हो गया, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट ले रही है और समझ चुकी है कि नहीं भाई, उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल बेफजूल है। आप देखेंगे कि जैसे ही देखती है इस लड़की और कहती है कि आखिर ये औरत इधर क्या कर रही है। अरे भाई, शेयान के गेम की समझ नहीं आई। कभी वो नाया को बर्बाद करना चाहता था और अब जाकर पता चला वो इशल
इशल के पीछे पड़ चुका है और कहता है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा। बहरहाल जी आप देखिएगा कि अनाया अब बहुत ज़्यादा मोहतात हो चुकी है और साफ-साफ कह देती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन अब अगर कोई इशल भाभी के दरमियान आने की कोशिश करेगा, तो मैं कतई उसको माफ़ नहीं करूँगी। मेरा घर तो बर्बाद हुआ सो हुआ, लेकिन किसी और का घर मैं नहीं बर्बाद होने दूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा टेंशन उभर चुकी है। आयज़ा खुद बड़ी परेशान है कि आखिर कैसे आशिर और इशल के रिश्ते को अलहदा किया जाए और इन सब को कैसे ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये काम मुश्किल नहीं नामुमकिन भी है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ये काम ना किया तो उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ असद काफ़ी पूछताछ करने लग जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर मैं आप लोगों से सब कुछ क्यों छुपाने लगी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं अंदाज़ा तो हो ही रहा है कि दाल में वाक़ई में कुछ काला है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। बहरहाल असद काफ़ी परेशान हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अनाया असद को कॉल करती और कहती है कि असद भाई आप तो बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे हैं, आखिर आप मेरी बात को रद्द कैसे कर सकते हैं, आपको मेरी बात का यकीन करना होगा कि मैंने इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं किया है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मौका दिया जाए। हाँ, मैं जानती हूँ कि यहाँ मेरी गलती थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की आयज़ा भाभी को, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जिस पर वो साफ-साफ कहता है कि देखो फिर से तुम एक और झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं कर सकता और ख़ास तौर पर जब तुम आयज़ा के बारे में इस किस्म के झूठ बोलती हो तो ये बात बिल्कुल नाक़ाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तो मैं इन सब बातों पे यकीन करके अपने आप को यानी कि हल्कान नहीं कर सकता और ना ही मैं आयज़ा पे शक कर सकता हूँ। लेकिन आयज़ा ऐसी चालाक ख़ातून है, लेकिन इशल को अंदाज़ा हो चुका है, अंदाज़ा नहीं बल्कि यकीन हो चुका है कि को जो गेम ये औरत चलाना चाह रही है ना, उसको वो भी समझ आ गई है, क्योंकि वो जान चुकी है कि इसकी गेम को ख़राब करना ही अब उसका मकसद बाकी रह गया है, क्योंकि उसने जो कुछ किया है बहुत ही गलत तरीके से किया है, हर चीज़ को हथियाने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि आयज़ा जिस कदर परेशान रहती है, काफ़ी ज़्यादा इशल भी इसको देख देख के हैरान है कि आखिर ये औरत परेशान कैसे हो सकती है। बात बे बात कोई ऐसी बात आशिर के दिमाग में गूंजने लग जाती है और सब कुछ किया दरा पीछे किसका होता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी लड़की का, क्योंकि ये किसी को राज़ी बाज़ी नहीं रख सकती, बल्कि हमेशा हर एक को परेशान करना ही इसका शेवा बन चुका है और इसके दिमाग में यही बैठ चुका है कि कैसे किसी को परेशान किया जाए और लोगों की ज़िंदगियों को किस तरीके से जीर्ण किया जाए। इसके अलावा इस लड़की का और कोई मकसद बाकी नहीं रह गया। उसकी माँ उससे तंग आ चुकी है और उसको कहती है कि बेटा खुदा का वास्ता है अपने आप को बदल डालो, वरना ज़िंदगी तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही और तुम्हें इन बातों को अब समझना होगा। ये सारी चीज़ें अंदाज़ा लगाने से नहीं बल्कि करने से होंगी। देखो तुम इन बातों को समझ जाओ, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा बेफजूल सी हो चुकी हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे तुम इन सब बातों को